नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और मॉडल पेपर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक शब्द का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं, बोली किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होती है, यानी भाषा के स्थानीय रूप को ही बोली कहते हैं। यह भाषा का वह स्वरूप है जो मुख्य रूप से मौखिक होता है और जिसमें साहित्य या व्याकरण की प्रधानता नहीं होती है, यानी यह मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है। इसमें साहित्य की प्रधानता नहीं होती है और व्याकरण के नियमों की भी प्रधानता इसमें नहीं होती है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है तो उसी को बोली के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और स्थानीय होता है। व्याकरण के कड़े नियम इसमें नहीं होते हैं। जैसे जैसे इसका विकास होता है और साहित्य रचा जाता है, यह धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। जैसे ब्रज भाषा हो गया, अवधी हो गया, आज के समय में जो खड़ी बोली है जिसको हम हिंदी साहित्य कहने लगे हैं, यह भी जो है इसी प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान का महत्व बताइए। भाषा विज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भाषा विज्ञान का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह हमें भाषा की उत्पत्ति, भाषा के विकास और उसकी सूक्ष्म संरचना को समझने में मदद करता है। यानी भाषा विज्ञान के माध्यम से ही हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में जान पाते हैं, भाषा के विकास के बारे में जान पाते हैं और भाषा के सूक्ष्म संरचना को समझ पाते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के अंतर संबंधों को जान पाते हैं। यह शुद्ध उच्चारण, व्याकरण के मानकीकरण और अनुवाद कार्य को सरल बनाता है, जिससे संचार और ज्ञान का प्रसार अधिक प्रभावी होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विभाषा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो विभाषा किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वह विभाषा कहलाती है। यानी यह बोली का ही विकसित रूप होता है लेकिन अभी भाषा नहीं बना होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह बोली और भाषा के बीच की स्थिति होती है, उसी को विभाषा कहा जाता है। यह बोली से अधिक विकसित होती है लेकिन भाषा से कम व्यापक होती है। एक विभाषा के भीतर कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे वर्तमान समय में राजस्थानी क्या है, एक विभाषा है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का इतिहास सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राचीन काल में भारत आने वाले ईरानियों ने सिंधु नदी के नाम को अपने उच्चारण के अनुसार हिंदू कहना शुरू किया, क्योंकि उनकी भाषा में जो 100 अक्षर का उच्चारण होता है वो ह के रूप में होता है। इसी से इन्होंने सिंधु को जो है हिंदू कहना शुरू किया और ये हिंदू शब्द जो है बाद में हिंद बन गया और इसमें ईरानी भाषा का ई प्रत्यय लगने से हिंदी शब्द अस्तित्व में आ गया। मूल रूप से इसका अर्थ हिंद का यानी भारत का होता है, जो आगे चलकर हमारी भाषा का नाम बन गया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी विचार या भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यानी जब हम सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं तब जाकर के वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य के माध्यम से हम किसी विचार या किसी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। केवल शब्दों को साथ साथ रख देना वाक्य नहीं है, बल्कि उनका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और अर्थपूर्ण होना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ एक जो है शब्दों का समूह रखा गया है, यहाँ भी शब्दों का समूह है। पहला शब्दों का जो समूह है वही दूसरे में भी शब्दों का समूह है, लेकिन व्यवस्था में अंतर है।
यहाँ है बाजार है जाता वह, लेकिन दूसरे स्थान पे जो रखा गया है वह बाजार जाता है। एक ही शब्दों का समूह है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है और दूसरा व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा गया है। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का उचित मेल होना अनिवार्य है, तभी जाकर के वह अर्थपूर्ण बनता है, तभी जाकर के वह वाक्य कहलाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, हिंदी की संवैधानिक स्थिति बताइए। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही हिंदी को राष्ट्र की एकता के सूत्र के रूप में देखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के भाषाई स्वरूप को वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए लंबी चर्चा हुई। अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक लिपिबद्ध किया गया है। यानी भाषा का, हिंदी भाषा का क्या स्वरूप है उसको संविधान के 17वें भाग में वर्णित किया गया है। अब देख लेते हैं कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। इसमें पहला है अनुच्छेद 343, जिसमें संघ की राजभाषा की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। साथ ही आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो स्वरूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 में इसको बताया गया है। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 344, इसमें राजभाषा आयोग का वर्णन किया गया है। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तीसरा बिंदु देख लेते हैं, अनुच्छेद 348 है। इसमें न्यायालयों की भाषा की चर्चा की गई है। इसमें प्रावधान है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था न करे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही होगी, और आज भी अंग्रेजी भाषा में ही होती है, क्योंकि संसद ने कानून बना करके कोई प्रावधान नहीं किया है कि कार्यवाही जो है हिंदी भाषा में या स्थानीय भाषा में किया जाएगा। इस कारण से आज भी कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में ही चलती है। चौथा बिंदु देख लेते हैं। चौथा है अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी के विकास का निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को विशेष निर्देश देता है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए और इसका विकास करे, ताकि यह भारत की मिली जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। पांचवा बिंदु है 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। यह अनुसूची भाषाई विविधता के संरक्षण का प्रतीक है। छठा बिंदु देख लेते हैं। छठा बिंदु है भाषाई समय सीमा। प्रारंभ में अनुच्छेद 343(2) के तहत अंग्रेजी को 15 वर्षों तक के लिए यानी 1965 तक के लिए प्रयोग में रखने का प्रावधान था, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 के माध्यम से अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है और आज भी अंग्रेजी की प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जहां एक और संविधान हिंदी के विकास और प्रसार के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाता है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी की निरंतरता और क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखता है। वर्तमान में हिंदी न केवल प्रशासन की भाषा है बल्कि देश के भाषाई एकीकरण का प्रमुख आधार भी है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि के दोषों को बताइए। देवनागरी लिपि में कौन कौन से दोष हैं, उस दोषों को आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि देवनागरी लिपि को विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है, परंतु तकनीकी और व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। एक एक करके उन दोषों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। देवनागरी लिपि में जो पहला दोष है वो है लिखने की धीमी गति, यानी उतनी तेजी से हम इसको नहीं लिख सकते हैं जितनी तेजी से हम अन्य लिपियों को लिख सकते हैं। देवनागरी में प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा लगाया जाता है, यानी ऊपर जो है लाइन खींचा जाता है लिखने के बाद, जिससे लिखने की गति जो है धीमी हो जाती है। इसके अलावा हाथ को बार बार उठाना पड़ता है, जो रोमन लिपि की तुलना में समय लेने वाला है, यानी उसकी तुलना में ज़्यादा समय इसमें लगता है। दूसरा जो दोष है
वो है अक्षरों की जटिलता। देवनागरी लिपि के जो अक्षर होते हैं अत्यंत जटिल होते हैं, यह भी इसकी एक सीमा है। इसमें कुछ अक्षर और मात्राएं बहुत जटिल हैं। जैसे र के 4 रूप आपको मिलेंगे, एक तो सीधे सीधे इस प्रकार से मिलेगा, फिर क्र के रूप में इस प्रकार से मिलेगा, फिर रेफ वाला र मिलेगा, इस प्रकार से ट्र लिखा जाता है, इसमें भी र का उच्चारण किया जाता है। तो र के आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। सीखने वालों के लिए यह स्थिति भ्रम पैदा करती है। ई की मात्रा कभी कभी व्यंजन से पहले लगता है, कभी व्यंजन के बाद लगता है, यह भी जो है भ्रम की स्थिति में डाल देती है। अगला जो दोष है उस समरूप वर्ण है, यानी कुछ जो वर्ण हैं वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो देख करके इसके भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है। जैसे घ है और ध है एक जैसा है, केवल गुजराती घुंडी का इसमें अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम ख लिखते हैं और र व लिखते हैं, यह भी जो है समान रूप से ही लगभग दिखाई पड़ता है। यह भी लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल देता है। उसी प्रकार से म है और भ है, इसमें भी बहुत माइनर अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल देता है। ये देवनागरी लिपि का दोष जो है माना जाता है। अगला जो दोष है वो है मुद्रण और टंकण में कठिनाई। इसमें संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है, जैसे कत हो गया, ध्य हो गया, श हो गया, इसकी संख्या बहुत अधिक है। इसमें टाइपिंग, कंप्यूटर फॉन्ट बनाने और प्रिंटिंग मशीनों के लिए कीबोर्ड का संयोजन काफ़ी जटिल हो जाता है, यह भी इसका एक दोष माना जाता है। अगला जो दोष है वो है मात्राओं का फैलाव। इसकी मात्राएं कुछ ऊपर लगती हैं, कुछ मात्राएं नीचे लगती हैं, कुछ मात्राएं आगे लगती हैं, कुछ मात्राएं पीछे लगती हैं। यानी हिंदी में जो मात्राएं हैं वो चारों तरफ से फैली हुई हैं। अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में इस प्रकार से नहीं है। इसमें टंकण में स्थान अधिक घिरता है और कभी कभी पठनीयता भी कम हो जाती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यद्यपि देवनागरी में शिरोरेखा और मात्राओं की जटिलता जैसे कुछ दोष हैं, फिर भी अपनी ध्वन्यात्मकता के कारण यह दुनिया की सबसे स्पष्ट लिपियों में गिनी जाती है। सुधार के लिए समय समय पर मानक वर्तनी के प्रयास किए जाते रहे हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी की उत्पत्ति, विकास व विशेषता बताइए। सबसे पहले आपको बताना है कि भोजपुरी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, फिर उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बोलियों में से एक है। इसका जो नामकरण है वो बिहार के भोजपुर नामक स्थान के आधार पर हुआ है, यानी बिहार में भोजपुर नामक जो स्थान है उसी के नाम पर इसको भोजपुरी कहा जाता है। यह केवल एक बोली नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। अब देख लेते हैं कि भोजपुरी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुई है। यह भारूपी भाषा परिवार के सदस्य है और बिहारी हिंदी की एक प्रमुख बोली मानी जाती है। इसका विकास कैसे हुआ? मध्यकाल में कबीर जैसे संतों ने अपनी रचनाओं में इसके प्रारंभिक स्वरूप का प्रयोग किया। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि गोरखनाथ से इसकी शुरुआत होती है। 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूरों के साथ मॉरिशस, फिजी, गुयाना जैसे देशों में ये पहुंची, जहां इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया। वर्तमान में भोजपुरी सिनेमा, संगीत और लोक साहित्य के माध्यम से इसका अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। भिखारी ठाकुर ने इसे विदेशिया जैसे लोक नाट्यों के जरिए नई ऊंचाइयां दी हैं। इतना आपको विकास में लिखना है। अब देख लेते हैं भोजपुरी की कौन कौन सी विशेषता है। भोजपुरी भाषा की विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता है र ध्वनि की प्रधानता। भोजपुरी में र ध्वनि की प्रधानता है। इसमें अधिकतर जो है ल के स्थान पर और ड के स्थान पर र का उच्चारण किया जाता है। जैसे लड़का का लड़का कहा जाता है, थाली को थारी कहा जाता है, यानी र ध्वनि की इसमें प्रधानता पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है वह है क्रिया और लिंग का संबंध। भोजपुरी में क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे लइका खात बा, लइकी खात बा, एक ही तरीके से उच्चारण किया जाता है, यानी क्रिया जो है लिंग के अनुसार भोजपुरी में नहीं बदलता है। यहाँ पर संज्ञा के 3 रूप पाए जाते हैं, लघु रूप, मध्यम रूप और दीर्घ रूप। घोड़ा, घोरवा, घोरौना ये संज्ञा के 3 रूप हैं। ये लघु रूप है, ये मध्यम रूप है, ये दीर्घ रूप है। यह आत्मीयता प्रकट करने का एक तरीका जो है माना जाता है। चौथी जो विशेषता है वो है आदर सूचक संबोधन। भोजपुरी में आदर सूचक संबोधन पाए जाते हैं। सम्मान के लिए रउआ, अपने जैसे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे अत्यंत विनम्र और मीठी बोली माना जाता है। पांचवी जो विशेषता है वो है लोक साहित्य की समृद्धि।
इसमें सोहर गाया जाता है, चैता गाया जाता है, कजरी गाया जाता है। विदेशिया जैसे लोकगीत और लोक नाट्यों के मामले में यह बहुत संपन्न है। छठी जो विशेषता है वो है व्याकरणिक सरलता। अन्य भाषाओं की तुलना में इसका जो व्याकरण है वो सरल और लचीला है, जिससे यह जनमानस में अधिक लोकप्रिय है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से विकसित होते हुए आज की अवस्था में वो पहुंचा हुआ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबी और रोचक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह लगभग 3500 वर्षों की भाषाई यात्रा है, जो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से शुरू होकर आधुनिक हिंदी तक पहुंची है। इस विकास क्रम को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो चरण है इसका वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, और यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की मुख्य भाषा संस्कृत थी और संस्कृत के भी 2 रूप यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो है जिसमें वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत वो है जिसमें पाणिनि के व्याकरण की रचना हुई है, या बाद की जो संस्कृत ग्रंथ है जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो है संस्कृत को ही केवल शामिल किया जाता है। दूसरा जो चरण है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक चलता है, और इसमें जो है 3 अवस्थाओं में इसका विकास भी देखा जाता है। प्रथम अवस्था में पाली का विकास होता है, इसको प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, और भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिए हुए थे। द्वितीय अवस्था जो है प्राकृत है, यह जन सामान्य की भाषा बनी। जैन धर्म का साहित्य मुख्य रूप से आपको प्राकृत भाषा में ही मिलेगा। तीसरी जो अवस्था है वो अपभ्रंश की अवस्था है, यह 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक विद्यमान थी। प्राकृत के बिगड़ने से अपभ्रंश का जन्म हुआ था। हिंदी का सीधा संबंध इसी अवस्था से है। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से, जैसे सौरसेनी हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश हो गया, इसी से हिंदी का उद्भव माना जाता है। तो अपभ्रंश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी के विकास में, क्योंकि इसी के विभिन्न रूपों से हिंदी का उद्भव हुआ है। तीसरी जो अवस्था है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अवस्था है, जो 1000 ईस्वी से अब तक विद्यमान है। 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से पुरानी हिंदी का उदय हुआ। इसके विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय हिंदी में डिंगल और पिंगल जैसे भाषाओं की प्रधानता थी। मैथिली हिंदी भी इस समय दिखाई पड़ती है। अमीर खुसरो ने इसी काल में खड़ी बोली का भी प्रयोग शुरू किया हुआ था। दूसरा मध्यकाल है, जो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में हिंदी की 2 बोलियों की प्रधानता है, एक है ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी। यहाँ बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर चरमोत्कर्ष पर जो है ब्रज भाषा ही पहुंचती है, क्योंकि अवधी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अवधी केवल भक्ति काल की भाषा बनकर रह जाती है, लेकिन रीतिकाल में ब्रज भाषा ही बचती है। सूरदास ने ब्रज और तुलसीदास ने अवधी को वैश्विक पहचान यहाँ पर दिलाई थी। तीसरा जो चरण इसमें है वो आधुनिक काल का चरण है, जो 1850 के बाद से अब तक विद्यमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के व्याकरण को परिष्कृत किया। आज यही खड़ी बोली भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी के क्रम में हुआ। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि कई बोलियों जैसे ब्रज हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, मारवाड़ी हो गया, इन सभी का एक समृद्ध समूह है। तकनीकी युग में देवनागरी लिपि और सरल व्याकरण के कारण हिंदी निरंतर वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रही है। इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। स्थान के आधार पर आपको हिंदी के व्यंजन ध्वनियों को बांटना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी व्याकरण में व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। यहाँ हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर जो है अध्ययन करेंगे।
उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है उसमें पहला है कंठ ध्वनि। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठ ध्वनि कहा जाता है। इसमें क वर्ग आता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, ये कंठ ध्वनियों में गिने जाते हैं। दूसरा है तालव्य ध्वनि। जिनका उच्चारण तालु से किया जाता है उनको तालव्य ध्वनि कहा जाता है। जिनका उच्चारण जीभ के कठोर ताल को छूने से होता है, जैसे च, छ, ज, झ, य और स हो गया, इसको जो है तालव्य ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मूर्धन्य ध्वनि। इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। जब जीभ मुख की छत यानी मूर्धा के कठोर भाग को छूती है तब इसका उच्चारण होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, र और इस प्रकार का जो स है इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी जो ड और ढ है वो मूर्धन्य में जो है आते हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा है दंत। जिनका उच्चारण जीभ के दांतों को छूने से होता है उसको दंत ध्वनि कहा जाता है, जैसे त, थ, द, ध, न हो गए, इनको जो है दंत ध्वनि कहा जाता है। पांचवा हो गया ओष्ठ ध्वनि। जिनका उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है उनको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है, जैसे प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ये सभी ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। छठा है दंत्योष्ठ, यानी ऊपर के दांत और नीचे का होठ मिलने से जिसका उच्चारण होता है उसको दंत्योष्ठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है, जैसे व हो गया और फ हो गया। वर्तस्य ध्वनियां भी होती हैं। मसूड़ों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जैसे न हो गया, स हो गया, र हो गया, ल हो गया, इनको वर्तस्य ध्वनि कहा जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।